नाम हमारे सामने हैं जिन्होंने सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने की कोशिश की है। तो वो नाम मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा और एक कॉपी पेन लेके बैठिए तो शायद आपको लिख लेंगे तो और अच्छे से दिमाग में रहेगा। डॉक्टर ऑस्को परपोला फर्स्ट नेम है, सेकेंड नेम है एस.आर. राव। एस.आर. राव रंगपुर से भी आपको ध्यान में रहेगा कि रंगपुर की खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। और एक क्लास नाम है आई महादेवन, इसको आप शंकर महादेवन से रिलेट कर सकते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो ये 3 नाम हैं जिन्होंने सिंधु सभ्यता के लिपि को पढ़ने की कोशिश की है, डॉक्टर ऑस्को परपोला, एस.आर. राव और आई महादेवन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम्स में आता भी है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय वजन एवं माप की संख्या क्या थी? देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिंधु सभ्यता की ये था कि वहाँ की जो माप प्रणाली थी वो 16 के गुणज में थी। मतलब अगर आपको कोई सामान लेना है, मान लिया गेहूँ लेना है, चावल लेना है, तो आप उसको 16 किलो लीजिए। उनका पास जो सबसे बड़ा बाँट था वो 16 किलो का था। तो अब अगर आपको क्वांटिटी चाहिए ज़्यादा, मतलब 16 फिर 32 फिर 64 फिर 100 ऐसे ऐसे, मतलब इंटू 16 करके ये माप प्रणाली थी। 1 किलो 2 किलो आपको सामान नहीं मिलेगा। तो जो सिंधु सभ्यता के समय की वजन एवं माप की संख्या थी वो 16 थी। ये बहुत पूछा जाता है कि 16 के गुणज में बांटते, तो सबसे जो बड़ा बांट था वो 16 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है जो 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है? अब देखो, एक आपको आइडिया बताते हैं। हो सकता है आप इतना सारा, उन्होंने ये डिटेल दे दिया, लंबा इतना, चौड़ा इतना, मीटर गहरा इतना, अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे क्या होगा। आपने तो अन्नागार भी पढ़ा है, स्नानागार भी पढ़ा है। जब भी कभी जब इन्होंने गहराई का नाम दिया हुआ है तो गहराई हमेशा नहाने वाली जगह में बहुत ज़्यादा होती है। तो जब नहाने की बात हो तो आपको बताया गया है कि 2 ही जो सेकेंड लार्जेस्ट बिल्डिंग वो स्नानागार है, फर्स्ट लार्जेस्ट बिल्डिंग अन्नागार है। तो गहराई याद रखिएगा, आपको स्नानागार अपने आप याद हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो पहले ही नाम दे दिया है तो अन्नागार तो होगा ही नहीं। ठीक, क्वेश्चन दिया है मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मोहनजोदड़ो का जो सबसे विशाल स्थल है या सेकेंड लार्जेस्ट बिल्डिंग है वो स्नानागार है। अन्नागार से थोड़ा सा छोटी, अन्नागार सबसे बड़ा, लेकिन अन्नागार मोहनजोदड़ो का बड़ा नहीं है, वो हड़प्पा का बड़ा है। तो अगर आप ये इतना लंबा डेटा नहीं याद कर पा रहे हैं, लंबाई चौड़ाई गहराई, तो आप मोहनजोदड़ो याद रखिए। और ये जब इतना गहराई चौड़ाई लंबाई दे रखी है तो सीधे से आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए स्नानागार है। ठीक, गहराई से आप नहाने को कनेक्ट कर सकते हैं और स्नानागार आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुओं के लिए फन्नीदार ईंटों का प्रयोग किया गया है। इन ईंटों की चिनाई किस पद्धति से हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुओं के लिए फन्नीदार ईंटें, मतलब आप कभी गांव में देखिएगा कि अब तो खैर बहुत कुएं रह ही नहीं गए हैं, बहुत कम ही कुएं रह गए। तो फन्नीदार मतलब ईंटों को जो अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करके लगाया गया। सीधा सी बात, आप इतना बड़ा ईंट लगा के कुआं तो नहीं बना सकते। तो जो फन्नीदार ईंटें लगाई गई हैं उसमें चिनाई, मतलब उनको किस पद्धति से जोड़ा गया है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर इंग्लिश बॉन्ड पद्धति। अभी नाम इसमें इंग्लिश बॉन्ड पद्धति दे रखा है, पर अगर ये क्यों इंग्लिश बॉन्ड पद्धति दिया रखा है, क्योंकि भाई जब खोज हुई थी तो अंग्रेज़ी हमारे भारत में थे और सर जॉन मार्शल के टाइम पे ऐसा खुदाई हुई, जब पता चला ये हुआ। तो इतनी ग्लोरियस तो सभ्यता थी ही, इतनी महान सभ्यता थी, हर एक चीज़ एकदम पूरी शहरी तरीके से एकदम वेल मैनेज था। तो जब देखा गया तो उनका, अरे ऐसा तो हमारे देश में होता है कि इतने अच्छे से ईंटों को बराबर से लगा के उनको बहुत अच्छे से डेकोरेट करके प्रॉपरली शेप्ड करके हम बनाते हैं। तो उन्होंने नाम दे दिया इंग्लिश बॉन्ड पद्धति। तो इंग्लिश बॉन्ड पद्धति का सेंस यही है, इसको प्रॉपर बराबर शेप में या अच्छे से डिवाइड करके एक माप के थ्रू जैसा हम ईंटों को जोड़ते हैं वैसा उस टाइम के कुओं में मिला हुआ है, तो इंग्लिश बॉन्ड पद्धति इसका आंसर दिया गया। बाकी आप उसमें जब ऑप्शन देखेंगे तो आपको आंसर क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक हड़प्पा युगीन जुते हुए खेत एवं हवन कुंड का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? हम पहले भी बहुत इजी, देखो इतना बड़ा ना लंबा चौड़ा प्राक हड़प्पा युगीन ये वो, अब आदमी देख के ही क्वेश्चन घबरा जाएगा। लेकिन सीधा सा पढ़े, जुते हुए खेत एवं हवन कुंड। जुते हुए खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। और हवन कुंड, दोनों ही चीज़ें मिली तो हमारा आंसर हो जाएगा कालीबंगा। आपको इतना लंबा चौड़ा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, लोथल कहाँ। मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ना कि क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाता है, जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो ऐसे ही बनाता है। आंसर तो अब सीधे पूछ लेंगे तो सभी बता देंगे, जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। अब ये तो उनका तरीका है कि वो कैसे आपके सामने रखते हैं, बट ये आपका टैलेंट है, आपकी कला है कि आप कैसे क्वेश्चन को पकड़ते हैं और उसका सही आंसर देते हैं। आंसर टफ नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन का टाइप ऐसे दिया जाएगा कि आप कंफ्यूज होंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ। लोथल कहाँ से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिमी एशिया से। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं उनको सुमेरियंस बोला जाता है, क्योंकि सुमेरियन जो थे वो पश्चिमी मेसोपोटामिया का एक एरिया था। वहाँ की जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता से बहुत कुछ मैच करती है। तो ये बताया गया कि जो सिंधु सभ्यता के लोग वह सुमेरिया से आए थे, उनको सुमेरियंस कहा जाता है। तो वो हमारा पश्चिमी एशिया का एरिया है। तो जब आप मैप में देखेंगे तो जो पश्चिमी एशिया का एरिया है वहाँ से कनेक्टिविटी के कुछ कुछ एविडेंस मिले हैं लोथल से, जिनसे हमें पता चला है कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था वो विदेशी लोगों से भी था या विदेशी पश्चिमी एशिया के भी देशों से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र स्थल जहाँ से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको कौन सा स्थल बताया था जिसमें बताया था कि फीमेल्स का सारा कॉस्मेटिक, उनका सारा सजाने का सामान मिला हुआ है। तो थोड़ा सा दिमाग में जोर डालेंगे तो वो हमारा चंदहुदड़ो है। अब पूछा क्या क्या है, मन का मतलब मोती, मन के बनाने मोती या घड़ा भी बोलते हैं, तो वो बनाने का कारखाना कहाँ से मिला हुआ है। तो आप सजाने से याद रखिए, सजाने का जो चीज़ें कहाँ से मिला है, चंदहुदड़ो से। तो हमारा आंसर चंदहुदड़ो होगा। इसकी खोज की थी गोपाल मजूमदार ने। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी मैच करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन। तो चंदहुदड़ो गोपाल मजूमदार, रंगपुर का SR राव है, और कालीबंगा का बीबी लाल, A.K. थापड़ एवं बीबी लाल है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित बंदरगाह सुरकोतरा की खोज किसने की। बहुत अच्छा, देखो हमने बोला था कि ऐसे स्थलों को और उनको जो उनके एग्जीक्यूटर हैं किसने किया है, ये पूछा जा सकता है। तो जो सुरकोतरा है बंदरगाह है, इसकी खोज 1864 में जगपति जोशी ने की थी। अगर आप बस सब आपको नहीं रटना है, अगर 3, 4, 5 भी आप कोई दिमाग में रखते हैं ना तो आप आंसर कभी गलत करके नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आपको 3 भी पता है, 4 भी पता है, तो आप तो अपने आप सही होगा ही होगा। थोड़ा भी आप अपना लॉजिक यूज़ करेंगे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का आपको पता है, रंगपुर का मैंने बताया SR राव है, कालीबंगा का मैंने बताया A.K. थापड़ एवं बीबी लाल है। अब आप पूछा क्या क्या, सुरकोतरा। तो अगर इन 2 में से 3 भी ऑप्शन में आया तो एक तो आपको क्लिक करेगा, जो आपसे मैच नहीं करता वही होगा। तो अभी मैंने बताया भी, सुरकोतरा 1964 में खोज की जगपति जोशी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल के लोग पत्थरों के औजारों का बहुतायत में प्रयोग करते थे, परंतु उन्हें कांसे के निर्माण का ज्ञान था। कांसा बनाने के लिए तांबा राजस्थान की खेतड़ी से आता था। इसमें प्रयुक्त टिन कहाँ से मंगाया जाता था। अब देखो इतना लंबा उन्होंने पूरा डिटेल दिया है आपको, लेकिन पूछा क्या है, सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा कि कांसा बनाने के लिए जो टिन होता है वो कहाँ से आता था। ऐसे भी तो पूछ सकते थे, पर नहीं, इन्होंने पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब आप पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन, दिमाग लगाते रहेंगे। लेकिन पॉइंट पे आइए कि हड़प्पा काल में क्या हुआ, कांसे का निर्माण। कांसे का निर्माण हमने बताया था आपको तांबा और टिन से हुआ है, ठीक है। तो तांबा, कॉपर, और जो टिन है वो आपका Zn। अब कॉपर तो हमें मिल जाता था राजस्थान से, राजस्थान में कॉपर पर्याप्त मात्रा में मिलता है, खेतड़ी से मिला। बचा क्या, टिन। अब टिन कहाँ से खरीदा जाएगा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था वो पश्चिमी एशिया से होता है। पश्चिमी एशिया से बहुत एविडेंस मिले हुए हैं। तो सीधा सा आंसर अफगानिस्तान है कि अफगानिस्तान से टिन मंगाया जाता था और उस टिन को तांबे के साथ मिला करके हम कांसा बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में टिन के अलावा अफगानिस्तान से कौन सी धातु आयात की जाती थी। बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब तो आपको याद भी हो जाएगा कि जिंक हम मंगाते थे अफगानिस्तान से, और जिंक के अलावा सोना और चांदी भी अफगानिस्तान से आता था। तो अब दोनों क्वेश्चन को कनेक्ट कर दीजिए, सोना, चांदी, टिन, ये तीनों चीज़ें अफगानिस्तान से आती थी। अब क्वेश्चन चाहे ये पूछा जाए कि कांसा बनाने के लिए आपका जिंक था वो कहाँ से आता था, या फिर ये पूछा जाए कि सोना व चांदी कहाँ से आयात करते थे सिंधु सभ्यता के निवासी, तो अफगानिस्तान। दोनों का आंसर एक होगा। ध्यान रखिए, सोना, चांदी, जिंक तीनों अफगानिस्तान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जौ तथा गुजरात से
बाजरा और गेहूं मिले, मतलब राजस्थान से जौ और गुजरात से बाजरा और गेहूं का एविडेंस मिला है। गुजरात में गेहूं की कौन सी 2 प्रजातियां उपजाई जाती हैं? ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कॉमन सेंस का कोई मतलब नहीं है, तो इसको ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। राजस्थान से जौ तथा गुजरात से बाजरा और गेहूं का एविडेंस मिला है। अब पूछा क्या गया है, हालांकि इस तरह का जो क्वेश्चन है आपके नेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, पीसीएस के एग्जाम से पूछा जाता है, बाकी आप अगर ऐसे कोई नॉर्मल एग्जाम देते हैं तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी जवाब रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। आ ही गया तो इसका आंसर है क्लब व्हीट, व्हीट मतलब गेहूं, क्लब व्हीट, और दूसरा है भारतीय ड्वार्फ व्हीट, ड्वार्फ मतलब बौना जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। तो पहला है क्लब व्हीट और भारतीय ड्वार्फ व्हीट, ध्यान रखिएगा, व्हीट तो दोनों में कॉमन है। क्लब व्हीट और भारतीय ड्वार्फ व्हीट दोनों कहाँ से मिला है? गुजरात से गेहूं की ये 2 प्रजातियां मिली है, क्लब व्हीट और भारतीय ड्वार्फ व्हीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, 2 और प्रजातियां मिली हैं, फसल की किस्में हैं जिनको मैं बताऊंगी नाम, आप लिख लीजिएगा, और में भी पूछा जा सकता है, या हो सकता है सिर्फ गेहूं का फसल का नाम दे दें और आपसे पूछा जाए कि इसमें किस तरह की फसल, ये किसकी फसल है। तो ट्रिटिकम कम्पैक्टिकम और ट्रिटिकम स्फीरोकोकम, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ट्रिटिकम कम्पैक्टम, ट्रिटिकम कम्पैक्टम और ट्रिटिकम स्फीरोकोकम, कोकम ध्यान रखना, स्फीरोकोकम और उधर कम्पैक्टम, कम्पैक्टम स्फीरोकोकम। ये हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा काल में पाई जाने वाली किस अनाज की फसलें हैं? तो गेहूं की। ये दोनों ही जो नाम मैंने बताया उसमें तो क्लब व्हीट, भारतीय ड्वार्फ व्हीट नाम दिया है, आप जान जाएंगे व्हीट से गेहूं, लेकिन ये जो 2 फसलों के जो किस्म है, ट्रिटिकम कम्पैक्टम और ट्रिटिकम स्फीरोकोकम, ये हड़प्पा काल में जो 2 फसलें हैं, जो फसलों की किस्में हैं, वो गेहूं की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बढ़िया किस्म का जौ कहाँ से प्राप्त हुआ? अब देखो, जौ ये तो कॉमन सा पूछा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता से कौन से अनाज मिले? गेहूं, चावल, जौ, ये सब, धान की भूसी। अब अगर मान लिया आप मेंस देने जा रहे हैं या जेआरएफ का नेट जेआरएफ दे रहे हैं, तो पूछा बढ़िया किस्म का जो जौ है वो कहाँ से मिला है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। तो बढ़िया किस्म का जौ आपको बनवाली से मिला है, हमने बताया था बनवाली से जो है मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से है, लेकिन मिट्टी का हल अगर बात करें या टेराकोटा का हल तो हमें बनवाली से मिला। तो जहाँ से हल मिला है मिट्टी का, वहीं से बढ़िया किस्म का जौ भी मिलेगा, ऐसे याद रखिएगा, जहाँ से हल मिला है वहीं से जौ मिलेगा, वो भी बढ़िया किस्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु वासियों को सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय प्राप्त है, लेकिन यूनान में लोग उसे क्या बोलते हैं? अब ये तो मैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट ये है कि वही बात है कि एग्जामिनेशन पैटर्न पर डिपेंड करता है। तो यूनान में सिंधु सभ्यता जो सिंधुवासी जो कपास उगाते थे, यूनान में उसको क्या बोला जाता है? तो उसका नाम है फ्लूनू, फ्लूनू, फ्लूनू से याद कर सकते हैं। गैंडे का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से मिला है? आमरी, हड़प्पा के पास का ही एक क्षेत्र है आमरी, ये नगर नहीं है, एक छोटा सा स्थल है, तो वहाँ से हमें गैंडे का एकमात्र ही साक्ष्य मिला है। और अगर हम बात करें एक श्रृंगी जानवर का जो चित्र मिला है उस मोहर पे, वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। तो आप हड़प्पा और आमरी को कनेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ से एक श्रृंगी जानवर का चित्र मिला है और जो गैंडे का साक्ष्य है वो आमरी से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुवासी किस जलीय जीव की पूजा करते थे और सिंधु नदी का देवता मानते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु नदी, अब सिंधु के नाम पर ही जो है सिंधु सभ्यता का नाम पड़ा है, तो सिंधु नदी का देवता माना जाता था घड़ियाल को, और उसकी जलीय जीव के रूप में पूजा भी करते थे सिंधु सभ्यता के निवासी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा सिंधुवासी किस जलीय जीव की पूजा करते थे? तो घड़ियाल, और उसी को सिंधु नदी का देवता भी मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की जो सिलेंडर नुमा मोहरें, मतलब हिंदी में कहेंगे तो बेलनाकार जो मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मेसोपोटामिया में जो मोहरें थी वो बेलनाकार थी, और वो हमें मिली लोथल से। तभी पता चला कि जब ये तो मोहर यहाँ चलती नहीं है, ये तो भाई मेसोपोटामिया में चलती है, तो वो मोहर यहाँ मिली, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोथल का कनेक्शन मेसोपोटामिया से होगा। तो मेसोपोटामिया का जो सिलेंडर नुमा सिक्का, वो क्या बोलते हैं, मुद्रा है, वो कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों को माप की किस प्रणाली का जनक कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रैखिक प्रणाली, जो ज्यामिति क्या बोलते हैं, मैथ्स की रैखिक प्रणाली होती है, वो उसका जनक माना जाता है हड़प्पा वासियों की माप प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि वहाँ के नगर व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। यहाँ मेलुहा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हम बात कर चुके हैं कि जो सुमेरिया है, मतलब सुमेरियन है, मेसोपोटामिया का जो पश्चिमी एरिया है, वो सिंध सभ्यता से काफ़ी मिलता जुलता है। वो भी शहरी थे और ये भी शहरी थे। तो सुमेरियन में एक व्यापारी मिले हुए हैं, व्यापारियों का साक्ष्य है, जिनको सुमेरियन ने मेलुहा नाम दिया है, और उन दोनों की सभ्यता भी मैच करती है। तो जो मेलुहा नाम है वो सिंध सभ्यता के लोगों के लिए ही प्रयोग हुआ है। तो याद रखिएगा कि सुमेरियन सिंध सभ्यता के निवासी को मेलुहा के नाम से जानते थे, या मेलुहा नाम पुकारते थे। तो ये एक और नाम भी है सिंधु सभ्यता का। हो सकता है क्वेश्चन घुमा के पूछें कि मेलुहा जो वर्ड है वो किस सभ्यता के लिए प्रयोग होता है, तो सिंधु सभ्यता के लिए। या सुमेरियंस जो हैं वो सिंधु सभ्यता के निवासियों को क्या कह के बुलाते थे, तो मेलुहा। अब और एक दो क्वेश्चन है जो वन लाइन में मैं बता देती हूँ। सिंध सभ्यता में 9 प्रकार की फसलें मिली हुई हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कभी कभार कि 2, 4, 6, 7, 9 में ऐसे ऑप्शन दे देंगे कि सिंध सभ्यता में कितने प्रकार की फसल मिली है, तो 9 प्रकार की फसल मिली है। सिंध सभ्यता के लोग कुएं से परिचित थे, तो हाँ, जैसे अभी हम बता भी चुके हैं कि वो फन्नीदार ईंटों का प्रयोग करते थे, और उसको इंग्लिश बॉन्ड पद्धति भी नाम दिया गया है। सिंध सभ्यता के लोगों की आम बीमारी थी मिर्गी, जैसे जिसको हम लोग दौड़े बोलते हैं, ये मिर्गी एक आम बीमारी थी सिंध सभ्यता के लोगों की। और एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सिंध सभ्यता के लोगों के जो अल्फ़ाबेट्स थे, मतलब जो लिखने की उनकी लिपि थी, उसके अल्फ़ाबेट वो 64 टाइप्स अल्फ़ाबेट थे, यानी उनके अल्फ़ाबेट में 64 लेटर्स होते थे, जिसके थ्रू वो अपनी जो चित्राक्षर लिपि है उसको व्यक्त करते हैं। और सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी, प्रचलित मुद्रा, वो वर्गाकार थी। अब इसमें ऑप्शन आपको आएगा, गोल गोल हो सकता है, सिलेंडर नुमा हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं कि हमें एक बेलनाकार मुद्रा मिली हुई है लोथल से, लेकिन वो मुद्रा कहाँ की है? मेसोपोटामिया की। तो सिंध सभ्यता की जो प्रचलित मुद्रा है वो वर्गाकार मुद्रा ही थी, जिस पर एक श्रृंगी जानवर की मुहर लगी हुई थी, वो वर्गाकार मुद्रा थी। अब मोस्टली क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और मैं आपसे ऐसा वादा नहीं करती हूँ कि नहीं इनमें से सारे क्वेश्चन ही आ जाएंगे, या इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने इसलिए बताया कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। बाकी जितना डिटेल मैंने अपने और वीडियोज़ में बताया है, आप अगर उसको फिर से एक बार देख लेंगे या पढ़ लेंगे, अगर आपको कोई एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब सिंधु सभ्यता से रिलेटेड ऑलमोस्ट चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब आपको अगर कुछ और बहुत एग्ज़ाम ही है तो आप बुक्स उठा सकते हैं, बाकी मेरे ख्याल से इतना आपके लिए पर्याप्त है कि आपको एक रेलेवेंट नॉलेज हो जाए सिंधु सभ्यता का। अब एक चीज़ इसमें और है, वर्ड आता है मृद भांड। मृद भांड वैसे तो बहुत छोटा सा नाम है और टॉपिक भी है कि गेरुवंडी मृद भांड मिला है, पेंटेड मृद भांड मिला है, बस। और इससे उतना क्वेश्चन आता भी नहीं है। बट अगर आप JRF का तैयारी कर रहे हैं, आप UGC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मृद भांड के बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आता है। तो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मृद भांड कंप्लीट कर दूंगी, और उसके बाद वैदिक सभ्यता स्टार्ट करेंगे। तो एक और वीडियो मैं बनाऊंगी, अभी कोशिश करूंगी जल्दी बनाऊं, और मृद भांड कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आगे हम लोग बात करेंगे, फिर वैदिक पीरियड के बारे में स्टार्ट कर देंगे। तो आगे आने वाला है जो हमारा इतिहास है वो और भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वेट करिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल फॉर योर ग्रैंड फ्यूचर, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड जय हिंद, जय भारत।